ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि इतनी तेज़ बारिश में भी कार का पीछा कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक रूमर्स फैला हुआ था जो कि उसे हटाना था। एंड कार में बैठे थे मिस्टर लियो जहाँ पर पहले तो वो उसे इग्नोर कर देता है लेकिन फिर बाद में वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसे उसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती है कि उसके खिलाफ एक रूमर्स फैला है जो कि बस एक रूमर्स ही है, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो अपना नाम उससे हटाना चाहती है और तर उसके भाई के पास ढेर सारे लोन है जहाँ पर वो लोन उसके भाई ने उसी के नाम पर लिए है यानी कि जेनी के नाम पर। तो वो लोन शार्क्स वाले जेनी का गला पकड़ता है एंड जेनी की जॉब जा चुकी है लेकिन वो अपनी जॉब को बचा सकती है। फिर यहाँ पर लियो उसे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर लियो यहाँ पर उसे एक होटल रूम में नेक्स्ट डे आने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उस होटल रूम में आ जाती है जहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड जेनी के बारे में तुरंत ही कुछ मिनटों के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सारी बातें पता करने के लिए कहता है। वो भी जेनी के सामने एंड यहाँ पर तुरंत ही उसकी असिस्टेंट जेनी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लाकर उसे दे देती है। कहती है कि जो रूमर्स है वो झूठ है और वो सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स ही है जो कि किसी ने फैलाए हुए हैं एंड यहाँ पर उसे अपनी जॉब से सस्पेंड भी कर दिया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो सोच पड़ जाता है कि आखिर ये मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सटेंड जा रही है जहाँ पर वो अनजस्ट होने के लिए भी रेडी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ तो सच है। जेनी कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर बिन मतलब का झूठ किसी से नहीं बोलती, ऐसे भी मैं एक रिपोर्टर हूँ जहाँ पर झूठ बोलना मेरी लाइब्रेरी बुक्स में तो बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो उसी का इंटरव्यू क्यों लेना चाहती है एंड जेनी यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करती है क्योंकि उसी कंपनी बहुत टाइम से कोशिश कर रही है मिस्टर लियो यानी कि तुम्हारे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए लेकिन तुम सभी को मना करते आए हो एंड यहाँ पर एक ही रास्ता है जहाँ पर अगर तुम मुझे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाओगे तो मेरी कंपनी मुझे एक बार फिर से अपना लेगी और मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाएगी ताकि मैं वो जो लोन मेरे नाम पर लिए हुए हैं उसे पे ऑफ कर सकूँ। बाद में यहाँ पर लियो सोच पड़ जाता है लेकिन वो उसे उस इंटरव्यू के लिए मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। एंड जेनी यहाँ पर बहुत उदास हो जाती है तो लियो से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो गई, मैंने बस इंटरव्यू के लिए ना कहा है। जेनी कहती कि तुम्हारे लिए मैं अपनी डिग्निटी तक खोने के लिए रेडी थी, मैंने खुद को अनड्रेस भी किया। यहाँ पर लियो से साफ साफ कह देता है कि वो तो तुमने अपनी मर्जी से किया था और ऐसे भी ये सारे टैक्टिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। फिर बाद में यहाँ से जेनी जाने लग जाती है जहाँ पर लियो से कहता है कि देखो मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे बदले कोई और इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है। एंड जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है तो फिर यहाँ पर वो कुछ लोगों के नाम लेने लग जाती है जो कि लियो की पोजीशन पर भी होते हैं। लियो कहता है कि ये सब क्यों, तो वो बताने लग जाती है कि तुम ना सही लेकिन तुम्हारी पोजीशन पे आने वाले लोग भी चल जाएंगे, एटलीस्ट मेरी कंपनी मुझे जॉब देने की तो रेडी हो जाएगी। लियो कहता है कि ठीक है मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा और वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है तो लियो उसे एक बार फिर से रोकता है एंड यहाँ पर वो उसे ऑफर करने लग जाता है कि जेनी उसके साथ रहे। यहाँ पर जेनी को लियो की बात कुछ समझ नहीं आती। लियो उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे पास प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वर्क प्लेस पर नहीं तुम्हारी लाइफ पर भी है, तुम्हारे डेब्ट्स, तुम्हारे लोन और ढेर सारी चीज़ें, तो उन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो जाओगी तो। लेकिन यहाँ पर जेनी उसके इस ऑफर को ठुकरा कर उसे सॉरी कहकर एंड उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी जब अपने वर्क प्लेस पर जा रही होती है तो फिर वहाँ पर उसका भाई सी आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है लेकिन जेन यहाँ पर उसे दूर भाग रही होती है। जी कहता है कि आखिर तुमने मुझे पेमेंट्स करना क्यों बंद कर दिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोन शार्क्स मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। जेनी बोलती कि देखो तुम्हारा लोन है तुम हैंडल करो एंड यहाँ पर जी उसे समझा रहा होता है कि भले मैंने लोन लिया लेकिन वो तुम्हारे नाम के अंदर है, अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो लोन शार्क्स वाले तो तुम्हारा ही गला पकड़ेंगे, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जेनी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि मैंने बहुत टाइम से ही तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया है, तुम बार बार मुझे अपना भाई बुलाना बंद करो तो बेहतर होगा क्योंकि आज तक तुमने मुझे अपनी सिस्टर के जैसा ट्रीट किया ही नहीं है। जी को यहाँ पर गुस्सा आता है तो फिर वो जेनी का गला ही पकड़ने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे लोन को चुपचाप पे करने के लिए कहता है लेकिन जेनी यहाँ पर कुछ मानती नहीं है और वो अपनी कंपनी के अंदर चली जाती है। एंड जी यहाँ पर लोन शार्क को कॉल कर छूट छूट कह देता है, कहता है कि मेरी बहन पेमेंट करने के लिए राजी हो गई है तो जैसी वो कंपनी से जाएगी तुम लोग उससे मिल सकते हो। एंड जब जेनी जा रही होती है तब वहाँ पर वो लोन शार्क आ जाता है। यहाँ पर से जेनी बच के जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर दो जन आए हुए थे जो कि जेनी को जाने नहीं दे रहे थे और वो लोग यहाँ से उससे पेमेंट मांगने लग जाते हैं। जेनी कहती कि देखो
तुमने जिसे लोन दिया है जाकर उससे उस किसी की पेमेंट मांगो, मुझसे नहीं। फिर यहाँ पर वो गुंजे कहने लग जाते कि देखो तुम्हारे भाई ने हमें कॉल करके कहा है कि तुम हमें पेमेंट करने वाली हो, और ऐसे भी वो जो लोन है तुम्हारे नाम पर है, तो फिर तुम पे करो या तुम्हारा भाई करो, हमें तो बस पैसों से मतलब है। और अभी फ़िलहाल तुम यहाँ पर हो तो वो पैसों की वसूली तो हम तुमसे कर करेंगे। यहाँ पर जनी उन्हें बहलाने फुसलाने लग जाती है, कहती कि देखो मेरे पीछे पड़कर कुछ फ़ायदा नहीं है, वो लोन उसने लिया है और ऐसे भी कुछ दिनों बाद वो इस पूरी की पूरी कंट्री से गायब होने वाला है, तो तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो बेहतर होगा, तब जाके तुम्हारे सारे पैसे वापस आ पाएंगे, वरना मेरा पीछा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसकी बातों में आते ही नहीं है। एंड इतने में जनी यहाँ पर सामने से लियो की कार को आते हुए देखती है तो तुरंत ही वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एंड अचानक ब्रेक वो ड्राइवर मार देता है, जहाँ पर लियो उसे देखकर पहचान भी जाता है। बाद में यहाँ पर वो लियो से मदद मांगने लग जाती है, कहती है कि लोन शार्क्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ तक का राइड दे सकते हो। पहले तो यहाँ पर लियो मना कर देता है, कहता है कि तुमने मेरे ऑफ़र को ठुकराया था। जहाँ पर जनी उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहते है कि मेरी मजबूरी थी जहाँ पर मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। एंड लियो यहाँ पर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से वही सेम सवाल पूछता है एंड कहता है कि देखो तुम्हें कोई घाई घाई में आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताए कि तुम्हारे लिए जॉब ये पैसे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मन में जनी सोच रही होती है कि ये तो पहले से कुछ ज़्यादा ही बदल गया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। जहाँ पर हमें पास का सीन भी बताया जाता है एंड ये बात 10 साल पहले की होती है, जहाँ पर टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके स्कूल में किसी बड़े से इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पर उनकी स्कूल अब और भी ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप होगी और इनके टीचिंग प्रोसेस और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एनहेंस हो पाएगा। इतने में यहाँ पर जनी आ जाती है एंड यहाँ पर वो अपने टीचर से स्कूल का कंप्यूटर यूज़ करने का परमिशन मांगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे अपने रिजल्ट्स को चेक करना होता है। एंड अपने रिजल्ट्स को देखते ही यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो टॉप 1 रैंक पर आई हुई थी। फिर वो खुशी खुशी में यहाँ पर अपनी मम्मा को कॉल कर बताने लग जाती है कि मेरे स्कोर्स टॉप 1 पर आए हैं और मैं सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा उस वक्त कहती है कि ज़रूरत नहीं है, तुमने स्कूल पास कर दिया उतना ही बहुत है, और अब तुम्हारा टाइम आ गया है जहाँ पर हमें तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। ऐसे भी शादी के बाद तुम किसी और के घर पर जाकर वहाँ पर काम फिर करोगी, हमें तो नहीं लाकर पैसे दोगी। यहाँ पर जनी शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और बाद में रोते हुए वहाँ से जाने लग जाती है एंड डिसाइड कर रही होती है कि अगर उसे स्टडीज़ को कंप्लीट करना है और आगे की स्टडीज़ को आगे बढ़ाना है तो फिर उसे अपने घर को छोड़ना ही होगा। एंड चलते चलते यहाँ पर वो लियो से टकरा जाती है। बाद में यहाँ पर वो तो उससे माफ़ी भी मांगता है, जहाँ पर प्रिंसिपल जेनी को लियो से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जेनी बहुत ही होनहार स्टूडेंट होती है। जेनी यहाँ पर उन्हें रोकने लग जाती है और तब यहाँ पर वो लियो से कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे आगे की स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए नहीं देंगे जो कि कॉलेज की है, तो फिर क्या आप मेरे इस चीज़ को स्पॉन्सर कर सकते हो। एंड यहाँ पर लियो कहता है कि ठीक है, मेरी असिस्टेंट आगे की चीज़ों को देख लेंगी। फिर बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जेनी यही सोच रही होती है कि आखिर वो लियो को थैंक यू कैसे बोलेगी, और यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देती है, जिससे कि लियो बहुत शॉक हो जाता है एंड जेनी को लग रहा होता है कि शायद से लियो को ये चीज़ पसंद नहीं आया होगा। लियो से पूछने लग जाता है कि अभी उसे काम है भी या फिर नहीं, एंड जेनी कहती कि नहीं। तो फिर यहाँ पर वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं एंड ये होता है उसका ऑफिस का कैबिन, जहाँ पर लियो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सभी के साथ ये सब करती आ रही हो। जेनी को यहाँ पर उसकी बात कुछ समझ नहीं आती, तो फिर लियो यहाँ पर तुरंत उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंड जेनी उसे ना बोल देती है, कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। बाद में यहाँ पर ये किस उनके एक मेकअप में बदल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी नींद में थी, जहाँ पर वो उठ जाती है तो फिर लियो उसे कहने लग जाता है कि आंटी ने तुम्हारे लिए चाइनीज़ फूड बना लिया होगा, तो फिर लंच कर यहाँ से जाना। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर वो शांति से काम कर रही होती है, लेकिन उसकी शांति को भंग करने के लिए यहाँ पर मिया आ जाती है एंड कहती है कि तुम यहाँ पर वापस से अपनी शक्ल लेकर ऑफिस में आ गई हो, क्या तुम्हें रोज़ रोज़ शर्म नहीं आती। यहाँ पर रोज़ रोज़ वो लोन कलेक्टर्स हमारे ऑफिस के यहाँ पर खड़े होते हैं एंड ऑफिस के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, और तो तुम्हारी बातें कुछ ज़्यादा ही फैलती जा रही है। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाते कि देखो लोन शार्क्स का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो बार बार यहाँ पर आ रहे तो मैं क्या करूँ, तुम जाकर कंपनी की सिक्योरिटी में कंप्लेन कर दो ना, वो लोग उन्हें वहाँ से भगा देंगे। मियाँ कहते कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ है, और ऐसे भी
मैं यहाँ पर लोन शार्क्स के बारे में बस बात नहीं कर रही हूँ। हमने यहाँ पर रिसेंटली सुना कि तुम मिस्टर लियो के साथ में टैग अलॉन्ग करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि लियो कौन है। लियो को हम यहाँ पर चाइना का प्रिंस बुलाया करते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर रिच कोई हो भी नहीं सकता, और तुम ऐसे इंसान के साथ हुकअप करने की कोशिश कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक तस्वीर को दिखाती है, और वो उसी दिन की होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड जेनी यहाँ पर लियो से बात करने की कोशिश कर रही थी। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि क्यों, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, तुम तो इसकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो, तो फिर यहाँ पर कुछ बोलो मत। और ऐसे भी ये कंपनी तुम्हारे डैड की नहीं है जहाँ पर तुम मुझ पर इस तरीके से हुक्म चला सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ को और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि बोलो बोलो, जितना मन में चाहे बोलो, ऐसे भी तुम्हें इस जॉब से वापस से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारा मुँह कैसे खुलता है। और यहाँ पर उनके इन झगड़ों को सुन के वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो कि उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर जेनी को लेकर बोलना शुरू कर देती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा बखेरा जेनी की वजह से खड़ा हो रहा है। जेनी की वजह से यहाँ पर लोन चकाए जा रहे हैं, और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ये मिस्टर लियो के साथ में हुकअप करने की भी कोशिश कर रही है। ये बात सुनकर मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता, एंड जेनी यहाँ पर उन्हें सच्चाई बताती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर मिस्टर लियो के साथ में एक इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मियाँ हंसने लग जाती है, कहते कि तुम मिस्टर लियो से ही कोशिश कर रही हो ना, या फिर किसी अनपढ़ गवार से जो यहाँ पर तुम्हारी बातों में आ भी जाएगा। वो मिस्टर लियो है, वो इतना जल्दी से किसी को इंटरव्यू नहीं देता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके मैनेजर से कंफर्मेशन करते हैं। जेनी कहते कि हाँ, मुझे पता है कि मिस्टर लियो की रेपुटेशन कितनी बड़ी है, और वो अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल में आकर अपना इंटरव्यू नहीं दी है। तो हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा मौका होगा अगर उन्होंने यहाँ पर हमें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गए। तो मियाँ कहते कि ये तो ये कर नहीं पाएगी, एंड उन दोनों में यहाँ पर बेट लग जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मियाँ उन सब से कहती है कि बेट लगाकर क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि हम सभी को पता है तुम यहाँ पर लियो के सामने कोई इंटरव्यू कर ही नहीं पाओगी। जेनी बोलती कोई बात नहीं, लियो को छोड़ो, मैं यहाँ पर करेंटली मिस्टर जाओ के साथ में वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने मिस्टर लियो ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो फिर भी यहाँ पर मियाँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहते कि अच्छा, तो फिर मुझे ज़रा बताना क्या कि जाओ के साथ तुमने इंटरव्यू कब तक का फिक्स किया। जेनी कहते कि फ़िलहाल फिक्स तो नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी ये इंटरव्यू होकर रहेगा। बाद में यहाँ पर वो मैनेजर से कुछ समय का वक्त मांगने लग जाती है, जहाँ पर मैनेजर उसे टाइम देने के लिए हाँ कह देता है। एंड इतने में यहाँ पर रिपोर्टिंग स्टाफ भागती हुई आती है एंड कहती है कि मिस्टर जाओ यहाँ पर हमें इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम उन्हें रोक कर वेटिंग रूम में नहीं रख सकते। एंड तुरंत ही यहाँ पर सभी लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर मियाँ शॉक हो जाती है। एंड जाओ यहाँ पर जेनी के साथ इंटरव्यू देने के लिए बहुत खुश हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जहाँ पर इंटरव्यू खत्म होने के बाद जेनी मिस्टर जाओ को थैंक यू बोलकर वहाँ से भेज देती है। एंड यहाँ पर उसका मैनेजर आकर बहुत खुश हो जाता है और तो जेनी की तारीफ़ करने लगता है, क्योंकि अब तो इनका चैनल बहुत जल्द ही बूस्ट होने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी मियाँ के पास चली जाती है, कहती कि क्यों, अब तो मैं बेड को दे चुकी हूँ, तो पारी आ गई है तुम्हारे पास उस बेड को हारने का काम करने के लिए। यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाती कि छोड़ो बिना, मैंने तुम्हारी इस ताकत को एक्नॉलेज कर लिया, और वो छोटी सी बेड के लिए हम यहाँ पर झगड़ क्यों रहे। जेनी बोलती कि टेंशन मत लो, मेरे लिए वो बेड छोटी बड़ी नहीं है, जो चीज़ कहा है बस उतना करो, वरना ऑफिस खत्म होने के पहले तुमने वो नहीं किया तो याद रखना सभी कंपनी वालों को तुम्हारा रियल फेस में दिखा कर ही रहूँगी। दोस्तों यहाँ पर जेनी काम कर रही होती है तो फिर उसे लियो के असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो कि उसे लियो के ऑफिस में बुलाने लग जाती है। और तो यहाँ पर हम लियो को देखते हैं, जो कि जेनी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर जेनी उसके लिए क्या फील करती होगी। इतने में यहाँ पर जेनी भी आ जाती है उसके ऑफिस में। बाद में यहाँ पर जेनी उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, कहती है कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक इंसिडेंट था, यानी कि एक एक्सीडेंट की तरह हम मान सकते हैं, और ये गलती मैं वापस से नहीं दोहराऊंगी। लियो कहता है कि किसने तुम्हें कहा कि वो तुम्हारी गलती थी या फिर मेरी गलती थी, मैंने तो उसे गलती की तरह कभी देखा ही नहीं, और वैसे भी कल ये साबित हो गया था जहाँ पर तुम मेरे इस ऑफ़र को ठुकरा तो बिल्कुल नहीं सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी को उसके ऑफ़र को मना नहीं कर सकती थी, तो फिर उसे उसके ऑफ़र को मानना ही था। एंड यहाँ पर लियो उसे घर पर शिफ्ट होने के लिए कह देता है। जेनी कहती है कि लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लियो यहाँ पर समझाता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने घर पर इसलिए शिफ्ट होने के लिए कह रहा था कि तुम्हें मैं वो सारी फ्रीडम दे पाऊँ, और ऐसे भी अगर मेरे अंडर कंट्रोल रहोगे तो फिर तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, और ऐसे भी मैं तुम्हारी फ्रीडम को छीनने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम वो कर सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, एंड चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे गार्ड्स को भी भिजवा दूंगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। एंड बाद में यहाँ पर जेनी से हाँ कह देती है, जहाँ पर लियो जेनी से कहता है कि अपनी न्यू पर्सनैलिटी को एडॉप्ट करने के लिए।
फिर उसके बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है अपने मैनेजर के पास में, जहाँ पर वो उसे प्लीज़ करने लग जाती है कि उसे फाइनेंशियल वाले शो को होस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर उसके मैनेजर उसे वो शो होस्ट करने से साफ साफ मना कर देते हैं। जेनी यहाँ पर उसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे नेगेटिव पॉइंट्स बताता है। कहता है कि तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी बहुत रूमर्स फैल चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पर और कोई रिस्क और चांस बिल्कुल नहीं ले सकते। एंड जेनी को यहाँ पर वो ठुकरा देता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी रेस्ट रूम में होती है, जहाँ पर वो अपने आप को कंसोल कर रही थी, क्योंकि वो इस शो के ज़रिए ढेर सारे पैसे अर्न कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर उसके मैनेजर ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। फिर यहाँ पर उसे लियो की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर लियो उसे समझा रहा होता है कि उसके सारे डेट्स और लोन्स का ध्यान वो खुद ब खुद रख लेगा एंड उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पर उसे समझ आता है कि लियो ही सिर्फ एक रास्ता उसके पास बचा हुआ है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही लियो को कॉल लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर लियो का फ़ोन कोई और लड़की ओपन करती है एंड उसकी आवाज़ को सुनकर जेनी तुरंत इस कॉल को कट कर देती है एंड सोचने पड़ जाती है कि कौन थी वो लड़की और आखिर क्यों उसने लियो की कॉल को पिक किया और उनका रिलेशन क्या होगा। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर उसे डिनर करने के लिए बोलने लग जाता। फिर बाद में यहाँ पर जेनी लियो के बारे में पूछती है, जहाँ पर स्टाफ बताती है कि सर आज रात को नहीं आने वाले, तो फिर आपको डिनर अकेले ही करना होगा। बाद में यहाँ पर जेनी मन में सोच रही होती है कि न जाने उसने कितनी ज़्यादा ओवरथिंक कर दी थी और उसे अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए और उसे अगर उंगली दी गई है तो पूरे हाथ को नहीं पकड़ना चाहिए। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर जैसे ही वो उस कैफेटेरिया में आता है तो फिर वो यहाँ पर जेनी के मिस कॉल को देखता है, तो वो उसे वो कॉल बैक करता है। लेकिन यहाँ पर जेनी का फ़ोन बंद बताने लगता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो पूछने लग जाता है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है जिससे मेरा कॉल पिक किया। तो फिर यहाँ पर रीज़ी बोलते कि माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर कॉल पिक किया, मुझे लगा किसी इंपॉर्टेंट लोग का कॉल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो कंपनी से कॉल था जो कि एक फ़ॉल्स कॉल था, इस वजह से मैंने उस कॉल को भी कट कर दिया। एंड यहाँ पर लियो उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर आने की हिम्मत भी करना और लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं सिखाए। एंड गुस्से में वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। फिर वहाँ में यहाँ पर जेनी घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कॉल वाली लड़की पर होता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो तुमने मुझे दोपहर को कॉल किया। एंड जेनी यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि वो उसे उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती। ऐसे भी जेनी का करियर उसके ऊपर डिपेंड होता है एंड यहाँ पर वो लियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, तो वो उसे बहाना बनाकर कहने लग जाती है कि नहीं, वो बस मैंने तुमसे पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, क्योंकि मेरा दिन कुछ खास नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर लियो से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए माउंटेन साइड में काम कर जाओ और तो और मेरा फ़ोन जो है मेरी बहन ने उठा दिया था, तुम चाहो तो मैं मेरी बहन को बुलवा सकता हूँ, वो तुमसे माफ़ी भी मांग सकती है। लेकिन यहाँ पर जेनी ऐसा कुछ भी करने से उसे मना कर देती है एंड यहाँ पर लियो उसके फोरहेड पर बड़े क्यूटली किस भी करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने मैनेजर के साथ बैठी होती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो उसे परस्यू करने की कोशिश करती है एंड यहाँ पर मैनेजर उसे एक मौका देता है, कहते कि ठीक है, लेकिन तुम्हें बैंक के पास जाकर सबसे पहले उसे सिग्नेचर करवाने होंगे, उसके बाद ही। एंड यहाँ पर जेनी एक क्लब में पहुँच जाती है, जहाँ पर अपने डिसीजन के बारे में बार बार सोच रही होती है कि उसे सही डिसीजन लिया भी होगा या फिर नहीं। एंड इतने में उस क्लब का रूम खुल जाता है, जहाँ पर हम बैंक को देखते हैं एंड बैंक को देखते यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जेनी उसके साथ में कितनी अनकंफर्टेबल है। दूसरे यहाँ पर सेम वाले क्लब में हम देखते हैं लियो को, जहाँ पर वो जेनी को देखकर मन में सोचने लग जाता है कि मेरी असिस्टेंट ने लगता है सारी की सारी डिटेल्स नहीं निकलवाई है। दोस्तों यहाँ पर जेनी वहाँ से चली भी जाती है, उसे कहकर कि वो गलत जगह पर आ गई है एंड यहाँ पर लियो असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे जेनी के रिगार्डिंग हर एक चीज़ों के बारे में इन डिटेल जानना है कि आखिर वो कैसी है, क्या करते हैं, उसका नेचर कैसा है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी बात ले रही होती है, जहाँ पर उसी वो बैंक के बारे में सोच रही थी कि कहीं उसे कॉन्टैक्ट मिलेगा भी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर लियो गुस्से में वहाँ पर आ जाता है, जो उसका गला पकड़ कर पूछता है कि लगता है मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। जेनी कहती कि ऐसी बात नहीं है एंड यहाँ पर वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन इतने में लियो उसे किस करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी कंपनी में आ रही होती है, जहाँ पर मिया जेनी के डेस्क पर एक बुके को देखती है एंड यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हो मुझसे वो शो छीनने की। जेनी कहती कि देखो ऐसे भी तुम शो के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। एंड यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर कहते कि बस भी करो, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है और आई बड़ी यहाँ पर प्रिंस लियो के पास भी हुकअप करने वाली। जेनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो मिया को थप्पड़ मारती है। मिया भी यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जेनी उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे वापस थप्पड़ मारने जा रही थी, जहाँ पर मिया ऑलरेडी बहुत डर चुकी थी। और इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं, तो फिर मिया यहाँ पर वुमेन कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है
एंड वो यहाँ पर मैनेजर से कहने लग जाती है कि इसने वर्क प्लेस पर एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा है और ये सब कुछ रूल के अगेंस्ट है और ऐसे लोगों को हमें यहाँ पर कंपनी में रहने देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड मैनेजर यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहती कि देखो जो कुछ भी रीज़न हो तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। एंड जेनी भी यहाँ पर कहती थी कि ठीक है मैं वो पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद जेनी यहाँ पर मिया को समझाती है एंड उसे पूछते कि यहाँ तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिंगल है और उसकी शादी नहीं हुई है। इस बात को लेकर मिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जेनी के जाने के बाद यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करके सब कुछ बता देती है एंड उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। इसके बाद में यहाँ पर जेनी कंपनी से निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट भागते भागते लियो के पास आ जाती है एंड उसे बताने लग जाती है कि जेनी को किसी ने किडनैप कर दिया है। एंड लियो यहाँ पर फ्यूरियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है। तो वह तुरंत ही यहाँ पर जेनी का पता लगाने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर वो ब्रेक कराते कहीं जेनी को कुछ हो ना गया। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जहाँ पर मिया ने उसकी किडनैपिंग करवाई होती है एंड वो जेनी को यहाँ पर होश में आने के लिए कहती है एंड यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है ये शो सिर्फ और सिर्फ मैं ही करके रहूँगी। जेनी बोलते कोई बात नहीं, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, देखना मैं कितनी अच्छी हेडलाइन तुम्हारे खिलाफ बनाऊंगी। मिया को गुस्सा आता और वो उसे थप्पड़ मार देती है। दोस्तों यहाँ पर वो गार्ड्स को उसका फ़ोन चेक करने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर उतने ही समय में वहाँ पर लियो आ जाता है और तो सभी के सभी गार्ड्स यहाँ पर उस गुंडे को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर वो उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रही होती है कि उस दिन क्लब में जानी गई तो थी मिस्टर वैंग से मिलने के लिए, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो डोर तक आई थी जिससे कुछ मिनटों बाद ही वो वहाँ से चली गई थी। बाद में यहाँ पर लियो जेनी से माफ़ी मांगने लग जाता है उसकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एंड यहाँ से वो उसे लेकर तुरंत ही चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने मैनेजर के साथ चली जाती है उस फाइनेंशियल प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करने के लिए एंड यहाँ पर मैनेजर से बताने लगता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोग्राम और शो अब तुम ही करने वाली हो। और तो यहाँ पर मिया को दूसरे वर्क स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर कोई भी उसे हार करने के लिए रेडी नहीं। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है और अपने प्रोग्राम के बारे में उसे न्यू चीज़ें बताने लग जाती है और तो यहाँ पर मैनेजर को उसका ये प्रोग्राम के रिगार्डिंग टॉपिक्स बड़े ही पसंद आते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा और मिस्टर लियो का बहुत पहले से रिलेशन है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें इतने स्ट्रगल नहीं करने पड़ते। एंड जेनी को यहाँ पर समझ आता है कि ये जो चीज़ उसे मिली है वो लियो की वजह से मिली है। फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती कि मुझे लगा कि आप मेरे हार्ड वर्क को देख रहे हो। मैनेजर कहते कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की हो और तुम्हारा सेल्फ एस्टीम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन तुम खुद एक बार सोच कर देखो, अगर मिस्टर लियो का नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तो फिर तुम्हारे इस हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होगा वो तो डबल आने लगेगा और तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और बाकी की चीज़ें तो तुम खुद ही समझ सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर लियो अपना लंच ब्रेक ले रहा होता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट जेनी को देखती है उस शो पर एंड यहाँ पर लियो फर्स्ट टाइम उसको जा रहा होता है जहाँ पर असिस्टेंट खुद ब खुद सोचने लग जाती है कि मेरा बॉस स्माइल भी कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो खुशी खुशी जेनी को टेक्स्ट कर देता है अपने साथ में एक इवेंट के आने के लिए एंड जेनी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। साथ साथ वो उसे इंटरव्यू देने का मौके के लिए भी थैंक यू बोलने लग जाती है एंड यहाँ पर हमें लियो के प्लान के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो जेनी को उस इवेंट में लेकर जाएगा और अपने सभी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाएगा एंड कैजुअली यहाँ पर वो उसे प्रपोज भी कर देगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो से लेकर एक क्रूज मचाता है जहाँ पर हम जाओ को भी देखते हैं। फिर बाद में सभी के फ्रेंड्स उसे कहने लग जाते हैं कि आजकल तो तुम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो जहाँ पर हमें तुम्हारा फेस भी देखने को नहीं मिलता। लियो यहाँ पर सभी के सामने जेनी को इंट्रोड्यूस करवाता है, साथ साथ जाओ भी यहाँ पर जेनी की बड़ी तारीफ करने लग जाता है एंड यहाँ पर जेनी चली जाती है ऊपर चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पर वो किसी चेंग के साथ में ड्रिंक कर रही होती है एंड चेंग यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है लियो के रिगार्डिंग, कहती कि देखो तुम लियो के साइड में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगी, लेकिन तुम जब तक उसके साथ हो तब तक याद रखना उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना क्योंकि उसकी पहचान और पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है और वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जेनी कहती कि देखो मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी है और कहाँ तक अपने लिमिट्स के अंदर रहना है, तो फिर तुम मुझे सब ना सिखाओ तो बेहतर होगा। वो चेंग बोलने लग जाते कि देखो मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रजेस नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर पीछे से लियो आ जाता है जहाँ पर वो उससे कन्फेस करने लग जाता है कि मैं एक्चुअली यहाँ पर तुम्हें एक पर्पस से लेकर आया था ताकि मैं हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन ना होने के बदले एक फ्रेंडशिप का रिलेशन तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर वो सारी चीज़ें बोल तो रहा था लेकिन जेनी उससे कोई भी बात को सुन नहीं रही थी क्योंकि जेनी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इतना कहकर वो वहाँ से खुशी खुशी चलाता जाता है
एंड कुछ समय बाद जेनी की नींद खुलती है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अभी फिलहाल क्या क्या हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर उसे जैक की कही हुई बात याद आती है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है उससे बात करने के लिए। बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा होता है। साथ साथ वो उसे उसके शो के न्यू टॉपिक के बारे में पूछता है एंड कहता है कि देखो, मेरे फ्रेंड्स को तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है। जेनी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि आखिर लियो उसके साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो गया। दूसरा यहाँ पर लियो मन में सोच रहा होता है कि आगे फ्रेंडशिप की शुरुआत तो मैंने कर दी है, लेकिन क्या हमारे बीच में लव पॉसिबल भी है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लियो के सभी फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर यहाँ से जेनी जाने लग जाती है, लेकिन लियो उसे रोकता है एंड सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर उसके शो की तारीफ भी करते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग हॉर्स का मैच देखने के बाद वापस चले जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर लियो के अंकल आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर जेनी को देखने लग जाते हैं। एंड लियो यहाँ पर जेनी को इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ साथ जेनी भी अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन देती है। अंकल कहते हैं कि अच्छा, ये तो वही लड़की है ना जो कि तुम्हें चेंज कर रही थी। एंड यहाँ पर जेनी इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल बैठ जाते हैं बातें करने के लिए, लेकिन समझ आता है कि लियो को इस अंकल में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पर वो उसे बहला फुसला कर वहाँ से भगा देता है। दूसरा यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर जेनी ने मेरे अंकल को इतना पॉजिटिव रिप्लाई क्यों दिया, आखिर जेनी के मन में क्या चल रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने न्यू शो का टॉपिक अपने मैनेजर को बताने लग जाती है। मैनेजर अप्रूव तो करता है लेकिन हेजिटेट करता है क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा सीरियस और टेंस होता है। एंड जैसे यहाँ पर जेनी अपने शो की शुरुआत करती है, सभी लोग लाइव कमेंट्स में ढेर सारी चीज़ें जेनी को लेकर बुरी बुरी बातें कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर वो अपने फ़ोन में देख रही थी। एंड लियो बेचारा उदास हो जाता है, जेनी को रोता देख वो सोच में पड़ जाता है यही मौका है जहाँ पर मैं जेनी से क्लोज हो सकता हूँ। एंड जाकर यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जेनी रो नहीं रही होती है बल्कि हंस रही होती है। और यहाँ पर तो लियो का पोपट ही हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो भी उसे खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ साथ जेनी यहाँ पर अपने आज के शो के बारे में उसे बताने लग जाती है। लियो कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं भी तुम्हारा शो जो देखता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक इन्विटेशन बताती है, जो कि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, वो भी एकदम VIP लोगों को। एंड यहाँ पर लियो कहते हैं कि मैं भी उस इवेंट में आने वाला हूँ। एंड वो इवेंट फाइनली आ जाता है, जहाँ पर जैसे लियो आता है सभी लोग लियो को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो की नज़र सिर्फ और सिर्फ जेनी पर होती है एंड जेनी की भी लियो के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर जेनी से बात करने के लिए कोई आ जाता है, जहाँ पर जेनी का ध्यान भटक जाता है एंड लियो उसकी नज़रों से हट जाता है। एंड ऐसे यहाँ पर लियो अपने ही शेयर होल्डर्स के साथ में बैठकर बात कर रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान यहाँ पर जेनी पर होता है। एंड यहाँ पर चेयरपर्सन जो था वो इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर रहा था। एंड चेयरमैन यहाँ पर स्टाफ को नोटिस दे देता है और वो ऑर्डर लेकर सीधा चला जाता है जेनी के पास में कि चेयरमैन आपको देखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जेनी भी चेयरमैन से मिलने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर चेयरपर्सन जेनी से कहने लग जाते कि देखो, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई यहाँ पर तुम्हें जानता है। एंड जेनी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है अपना वक्त निकाल कर उसे मिलने के लिए। चेयरमैन यहाँ पर क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट आ जाता है एंड कहता है कि देखो, तुम्हारे इंटेंशंस यहाँ पर लियो के साथ जो कुछ भी होंगे तो फिर तुम्हें वो खत्म करने दे चाहिए। जेनी कहते कि देखिए, मेरे कोई भी इंटेंशंस नहीं है, हमारे बीच का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और उससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। चेयरमैन कहते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें उसकी लाइफ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ उसकी लाइफ को इंटरफेयर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है और उसका ध्यान भटका रही है। इतना कहकर वो चेयरमैन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जेनी भी सोचने पड़ जाती है। एंड वो चेयरमैन कोई नहीं बल्कि उसका ग्रैंड भाई होता है। दूसरा यहाँ पर ऐसे से नाकर लियो को बता देती है कि स्टाफ यहाँ पर जेनी के सारे सामान लेकर घर से बाहर जा रही थी। एंड यहाँ पर ये सब कुछ चेयरमैन की वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर लियो चला जाता है चेयरमैन यानी कि अपने ग्रैंडपा से बात करने के लिए। एंड यहाँ पर बहुत से रीज़न पूछने लग जाते हैं। ग्रैंडपा से समझाते कि देखो, उस लड़की ने खुद ब खुद ये सारी चीज़ें भी एक्सेप्ट की है कि यहाँ पर तुम दोनों के बीच का जो गैप है वो कुछ ज़्यादा ही है एंड यहाँ पर तुम्हारा रिलेशन और उसका रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो बेहतर होगा अगर तुम भी उस लड़की के साथ समझदार बनकर गिव अप कर दोगे। तो दूसरा यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लियो का मैरिज ऑलरेडी किसी के साथ में फिक्स कर लिया है। जेनी यहाँ पर घर पर होती है, जहाँ पर वो न्यूज़ में लियो के मैरिज के बारे में सुनती है। लियो यहाँ पर घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो जैन से कहने लगता है कि देखो, जो शादी है वो मेरे ग्रैंडपा ने फिक्स करवाई है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। जेनी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि एक बार इसकी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में फिर से वापस जा सकती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने मैनेजर के साथ में होती है, जहाँ पर मैनेजर उसे शो की प्रॉफिट के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर उनकी व्यूइंग भी यानी कि TRP भी डबल हो चुकी होती है। एंड ये सब कुछ जेनी की एफर्ट्स एंड टॉपिक की वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर वो लोग फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, जितने में यहाँ पर हम शीन को देखते हैं। एंड शीन कोई और नहीं बल्कि लियो की फियांसी होती है।
एंड यहाँ पर वो जेनी से प्राइवेटली बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो जेनी को वार्निंग देने लग जाती है लियो को लेकर एंड वो उन दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए कहती है। जेनी के लिए तो हुए तुम तो यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए आई हो, क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर उस रिलेशन को हम कुछ नाम भी नहीं दे सकते। यहाँ पर शिन बोलने लग जाते कि तुम सरकास्टिक बन रही हो या फिर सच बोल रही हो। जेनी कहते कि देखो मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है एंड सरकास्टिक बनने के साथ मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती, तो फिर यहाँ पर मैं सच ही बोल रही हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर शीन होती है जो कि ग्रैंडपा को टेक्स्ट कर देती है कि क्या मैं यहाँ पर लियो से मिल सकती हूँ, बहुत टाइम से हमारी बात नहीं हुई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लियो जो होता है कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर आ जाता है एंड बाद में यहाँ पर जेनी उसे संभालने लग जाती है। उसे लगता है कि यही मौका है जहाँ पर वो लियो को समझा सकती है, तो वो उसे कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर जेनी को जितनी हेल्प चाहिए वो उसे मिल चुकी है और अब उसे यहाँ पर इस घर से जाना होगा, क्योंकि उसके फियांसे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लियो यहाँ पर इतना ड्रंक रहता है कि यहाँ पर वो उसकी बातों को सुन भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जेनी उसे बोली ही जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लियो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी के बारे में पूछने लग जाता है एंड स्टाफ कहते कि मैडम तो सुबह सुबह यहाँ पर अपनी जॉब पर चली गई। इसके बाद में यहाँ पर लियो असिस्टेंट को कॉल कर देता है और यहाँ पर जेनी की फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है एंड साथ साथ यहाँ पर उसकी असिस्टेंट और उसके नेक्स्ट बिजनेस ट्रिप के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर उसे आज ही बिजनेस ट्रिप पर जाना था, लेकिन लियो उसे तुरंत ही कैंसिल करने के लिए कहता है। साथ साथ वो एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में उसकी बुकिंग करवाने के लिए बोल देता है एंड यहाँ पर लियो को रात की सारी बातें याद होती है, जो कि यहाँ पर आज उस बातों के बारे में वो उससे बात करने वाला था। इसके बाद में यहाँ पर रात का टाइम होता है, जहाँ पर जेनी अपना लगेज पैक कर कर जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर ड्राइवर उससे कहता है कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जेनी मना कर देती है। ड्राइवर कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बॉस मुझ पर पहुँच लाएंगे। जेनी कहते कोई बात नहीं, ये मेरा आखिरी बार होगा, उसके बाद ऐसे भी तुम मुझसे नहीं मिलने वाले हो। इसे सुनकर ड्राइवर समझ जाता है कि शायद से इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर लियो अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर उसके जेनी का टेक्स्ट आ जाता है एंड जेनी यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है उसका हमेशा से साथ देने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कंफर्म करने लगता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताती है कि मैडम तो अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर है और वह दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही है और उन्होंने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लिया, जिसे सुनकर यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता एंड असिस्टेंट यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि हो सकता है कि ये सब कुछ शीन की वजह से हो रहा हो, यानी कि आपके फियांसे की वजह से। आखिर वो आपके साथ क्यों ही रहना चाहेंगे अगर आपकी शादी किसी और वुमन के साथ हो रही है, तो वो तो ऐसे मिस्ट्रेस रहेंगी। इस वजह से यहाँ पर अपने रेपुटेशन बचाने के लिए वो शायद जा रही होंगी एंड लियो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है अपने ग्रैंडपा पर। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने सभी लोगों के साथ में मीटिंग पर होता है, जहाँ पर मीटिंग के बीच में जा रहा था। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर गुस्सा करते, वो कहते कि नहीं, इस मीटिंग से भी ज़्यादा मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है एंड सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो जाते कि आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जहाँ पर वो चला गया। ज़िंदगी भर तो उसका इंपॉर्टेंट काम बिजनेस रहा है, अब न जाने कौन सा इंपॉर्टेंट काम इसके लिए पास आ चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है कार के अंदर, जहाँ पर वो जेनी को कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसके कॉल को पिक नहीं करती। दूसरे हम यहाँ पर जेनी को देखते जो कि अपनी फ्रेंड मिनी के साथ में उसे घर पर रहने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर मिनी उससे उसके फोकस सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर पर करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी कंपनी में आ जाती है, जहाँ पर अब वो अपने न्यू मैनेजर से मिलती है। यहाँ पर मैनेजर को उसके शो का आइडिया बड़ा पसंद आता है, लेकिन फिलहाल वो लोग शो को शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं है। जेनी यहाँ से जा रही होती तभी वो यहाँ पर लियो को याद कर रही थी एंड सोचने पड़ जाती है कि लगता है यहाँ पर लियो मुझे ज़रा सा भी मिस नहीं कर रहा है, क्योंकि साफ साफ नज़र आ रहा है ना ही उसका कुछ कॉल आया है ना ही उसका कुछ टेक्स्ट आया है। इतने में यहाँ पर उसके मैनेजर आ जाते जो कहने लग जाते कि मैं इन्वेस्टर के साथ में ही मीटिंग पर जा रहा हूँ, तुम चलना चाहती हो तो अपने साथ चल सकती हो एंड यहाँ पर वो लोगों से लेकर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी उस इन्वेस्टर के साथ में होती है जिसका नाम यहाँ पर चाय होता है और यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा ही बदतमीज इंसान निकलता है। जेनी यहाँ पर काम की बात कर रही होती है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि छोड़ो ना, काम की बात तो होती रहेगी, तो मुझे अपने बारे में बताओ। और यहाँ पर जेनी अपना बहुत फॉर्मल इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनी को पता होता है कि उसे अपने लिमिट्स कहाँ तक रखने। तो फिर यहाँ पर वो उसे इन्वेस्टमेंट की बातों को करने लग जाती है, लेकिन साफ साफ नज़र आता है कि जय को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बातों को नहीं करना है। वो कहता है कि देखो, इन्वेस्टमेंट से होता रहेगा, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत ही साइन कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर जेनी रेडी नहीं होती और उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कहती है।
वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम मुझे आज चकरा रही हो तो फिर मैं तुम्हारे कंपनी को चकरा दूंगा। जेनी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाप ने यहाँ से वो जाने लगते हैं जहाँ पर वो मैनेजर को सारी बात बताती है एंड मैनेजर कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है जेनी से। फिर उसके बाद में यहाँ पर जेनी अपना शांति से काम कर रही होती है, जहाँ पर उसके कलीग उसकी बैग पिचिंग कर रहे होते हैं कि आखिर इसका काम इन रियलिटी कब चालू होगा। ऐसे भी इसके पास बड़ा अच्छा मौका था इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने का, लेकिन इस लड़के ने उस मौके को भी अपने हाथ से गंवा दिया। एंड यहाँ पर आ जाती है शीन, जहाँ पर वो लोग रेस्टरूम में होते हैं एंड जेनी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझे गलत जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। शीन कहते कि देखो मैं तो तुम्हारी हाल चाल पूछने के लाई थी। जेनी बोलती कि मुझे अच्छे से बताया, तुम यही जानना चाहती हो ना कि आखिर मेरा और लियो का रिलेशन टूटा भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि ना ही लियो उससे मिलने के लिए आया है और ना ही जेनी उससे मिलने के लिए वापस गई है और उनके बीच का कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। फिर बाब ने यहाँ पर शीन को पास की बात याद आती है, जहाँ पर लियो उसे कंफर्म कर रहा होता है कि तुम पक्का श्योर हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी है, जहाँ पर ना ही तुम मुझसे लव करते हो और ना ही मैं तुमसे लव करता। एंड मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ और स्पेशली अपनी वेडिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता उससे शादी कर जिसे मैं पसंद नहीं करता। यहाँ पर शीन उसे कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास मैं ही हूँ एज अ ऑप्शन, क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे चूज़ किया। और रही बात उस जेनी की तो तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे, ऐसा दिन कभी आने नहीं वाला है। लियो कहता है कोई बात नहीं, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। दोस्त हम यहाँ पर ऐसे को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियो का आकर उसे उसका न्यू फ़ोन देती है, क्योंकि उसका पहले वाला फ़ोन उसके ग्रैंडपा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि यहाँ पर वो कोई भी कॉन्टैक्ट जेनी के साथ में नहीं रख पाए। एंड फ़ोन मिलते ही यहाँ पर वो जेनी को सीधा कॉल लगा लेता है एंड जेनी यहाँ पर उसकी शांति से ही समझ जाती है कि वो लियो है, तो वो उसे कहने लगता है अगर बात करनी है तो करो वरना मैं कॉल को कट कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर लियो से कुछ बोल नहीं पाता, तो जेनी भी यहाँ पर कॉल को कट कर देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि शायद से कॉल गलती से लग गया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं जेनी को उसके न्यू इंटरव्यू के बारे में बोलने के लिए। कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए। और यहाँ पर जैसे उस इन्वेस्टर के बारे में वो सुनती है वो नहीं बल्कि लियो होता है। और यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर यहाँ पर वो उसे क्यों ही हेल्प कर रहा है। एंड जेनी यहाँ पर बार में बैठकर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड तभी यहाँ पर लियो आ जाता है। लियो यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर आकर उसे ढूंढने नहीं आया। दूसरे यहाँ पर जेनी भी माफ़ी मांगती है कि वो उसे यहाँ पर प्रॉपरली बाय बोलकर नहीं गई है। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहने लग जाते कि देखो अभी भी हमारे पास टाइम है जहाँ पर हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, और ना कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ रिलेशन क्यों तोड़ा। जेनी यहाँ पर बाद में बताने लग जाती है कि तुम्हारा मेरा रिलेशन के पास कोई टैग नहीं था, और ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ में एक फ्रेंड्स की तरह ही थे, उससे ज़्यादा हमारे बीच और कुछ भी नहीं था। और माना कि तुमने मेरी हेल्प की है, लेकिन तुम जो कुछ भी बोलोगे वो मेरी समझ बिल्कुल नहीं आने वाला। एंड यहाँ पर टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें चीज़ों को ख़त्म करने देना चाहिए। इतना बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर लियो उसे रोकता तो है, लेकिन जेनी कहती कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली है एंड तुम्हारी फियांसी शीन है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि यहाँ पर तुम मुझे उसे बिना बताए मिलने के लिए आए हो। असिस्टेंट यहाँ पर आ जाती है जो कि उसे उसके बिजनेस ट्रिप के बारे में बताती है। एंड इस बार भी यहाँ पर लियो इस चीज़ को कैंसिल करने के लिए बोल देता है, कहता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट जेनी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के ऑफिस वाले लोग ऑफिशियली लियो के साथ में एक मीटिंग करते, जहाँ पर जेनी और लियो ऐसा बिहेव करते कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। एंड जेनी यहाँ से जाने लगती है तो कोई उसे अप्रोच करता है, ये कहते हुए कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है एंड वो उसे घर पर जॉब भी कर सकता है। लियो इतने में यहाँ पर जेनी को कॉल कर उसे रिजेक्ट करने के लिए कहता है एंड जेनी ठीक वैसा ही करती है। बाद में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उसे कार के अंदर बैठने के लिए कहता है, लेकिन जेनी यहाँ पर बैठती नहीं है, कहती कि देखो मुझे उसके साथ जाना नहीं था इसलिए मैंने उसे ना बोला, मैंने इसलिए उसे ना नहीं बोले क्योंकि तुमने मुझे ना कहने के लिए कहा है, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ब खुद ले सकती हूँ। एंड यहाँ पर लियो से एक और मौका मांगने लग जाता है। जेनी कहती कि आखिर तुम मुझसे किस बारे में मौका मांग रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर वो जब ऑफिस में आती है तब उसे लियो का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे सी साइड रेस्टोरेंट में बुलाने लग जाता है अपने एक चांस के लिए एंड कहता है कि इसके बाद सारा डिसीजन तुम्हारा ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर लियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करने लग जाता है। जेनी यहाँ पर बुरी कंफ्यूज हो जाती है, कहती कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। एंड लियो यहाँ पर उसे किस करने लगता है, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर करती है। एंड यहाँ पर तो वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, कहती कि हमारे बीच में जब लव है ही नहीं तो फिर यहाँ पर तुम मुझे किस नाम के लिए प्रपोज कर रहे हो, और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शादी कर कर क्या ही करूँगी। लियो कहता है कि बस भी करो, आखिर अपने आप से तुम कितना झूठ बोलती रहोगी, तुम झूठ बोल रही हो,
जो फीलिंग्स मुझे तुम्हारे लिए है, मैं जानता हूँ कि वो फीलिंग्स तुम्हें मेरे लिए भी होंगी। जेनी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि हमने कभी भी पहले डेट एक दूसरे को नहीं किया है, तो इस तरीके से शादी करना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ होंगी। लियो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें सीख के यहाँ पर कह दी थी जब भी हम क्रूज़ पर थे। एंड यहाँ पर जेनी को वो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती है। एंड वही समय होता है जहाँ पर जेनी ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। एंड तभी यहाँ पर लियो ने अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस किया था। यहाँ पर जेनी कहती कि देखो, तुम यहाँ पर बातें बना रहे हो जिसके बाद मुझे सुनने का कोई इरादा नहीं है। लियो कहते कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर से परस्यू कर सकता हूँ। एंड जेनी यहाँ पर उसे नाम बोलते हुए वहाँ से चली ही जाती है। फिर बाम ने यहाँ पर वो उसे कार में बैठा देता है, जहाँ पर कहते हैं कि देखो, हमारे बीच में कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड यहाँ पर मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, जहाँ पर मैं अपनी फीलिंग्स को स्टार्टिंग से नहीं बोल पाया। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने होटल रूम में चले जाते हैं। तो फिर लियो से उसका शेड्यूल पूछने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे अपने शेड्यूल के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये क्लोजनेस के बीच में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते। दूसरे दिन यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो कहता है कि देखो, अपनी बात से पलटना मत, तुमने मुझे मौका दिया है तुम्हें परस्यू करने के लिए। जेनी कहती कि ये सब क्या हुआ। क्यों कहते कि देखो, आप मजाक मत करो। जेनी बोलती कि मैं सच में पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई रिटर्न प्रूफ थोड़ी ना है। एंड यहाँ पर लियो समझ जाता है कि वो उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जब अपने ऑफिस में जाती है तो फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसका बुके डिलीवर कर देती है। जेनी को लगता है कि वो उसे लियो ने भेजा होगा, तो वो लियो को थैंक यू बोलती है, लेकिन लियो उसे साफ साफ मना कर देता है। तो जेनी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये बुके उसने किससे दिया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपनी कंपनी से जा रही होती है, जहाँ पर उसी कंपनी का वर्कर एक साइकोपैथ वहाँ पर आ जाता है, जिसे लग रहा होता है कि जेनी उसके साथ प्यार में, और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जेनी यहाँ पर अपनी आपको पूरी कोशिश करती है उसे दूर करने की। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि उसे धक्का मार देता है। एंड गार्ड से उसे तुरंत ही वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों वॉक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल चल रही होती है। वो लोग यहाँ तक कि एक दूसरे को किस और हग भी करते हैं। तो उस समय यहाँ पर लियो के अंकल को देख दे, जो उनकी उनकी फ़ोटो खींच लेता है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर ये बात ग्रैंडपा को पता चली तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे ग्रैंडपा का रिएक्शन क्या ही होगा। एंड यहाँ पर ये तस्वीर उससे ग्रैंडपा तक पहुँच भी जाती है, जहाँ पर लियो को तुरंत यहाँ पर हांगकांग पहुँचना होता है। एंड यहाँ पर वो जेनी को अलविदा कहकर चला जाता है। एंड जेनी को यहाँ पर कॉल आ जाता है उसी कंपनी से, जहाँ पर उसे जी का इंटरव्यू लेना होता है। तो फिर यहाँ पर वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रोसेस उस फोटो को बता रहे होते हैं। लियो कहता है कि फ़ोटो तो बड़ी प्यारी आई है, लेकिन एंगल थोड़ा सा गलत है। ग्रैंडपा यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाते हैं। एंड इस बार लियो भी चुप नहीं रहता, वो अपनी सारी फीलिंग्स यहाँ पर कन्फेस कर देता है, और तशीन के साथ शादी करने से, किसी और के साथ शादी करने से सख्त मना कर देता है। इतने में यहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है, जो कि ग्रैंडपा को बहलाने फुसलाने लगती है कि मैं लियो को समझा दूंगी। बाद में यहाँ पर वो लियो को कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हारी मॉम की साइड कभी नहीं ले सकती हूँ। तुम्हारे मॉम डैड का बहुत पहले यहाँ पर एक्सीडेंट में मौत हो चुका है, तो फिर मैं बिल्कुल भी उनकी तरह बनना नहीं चाहूँगी। मैं यहाँ पर बस मैं एज अ गुड आंटी तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर लियो उनकी बातों को सुनने के लिए भी रेडी नहीं था। दूसरा यहाँ पर जेनी को देखते, जो कि यहाँ पर जी के साथ में बार बार जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर जी जाना था उसे भी ठीक जगह पर जाना था। फिर इसके बाद में वो घर आकर फाइनली लियो के साथ वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आती है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पूरे दिन के बारे में बातें शेयर करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उठती है तो उसे बहुत बड़ा शौक मिलता है, जहाँ पर जी ने मीडिया के सामने यहाँ पर सारी चीज़ें कन्फेस की होती है कि वो जेनी के लिए कितनी हार्ड फीलिंग्स रखता है। जेनी यहाँ पर जी को कॉल कर ये सब करने के लिए मना करती है। जी कहते हैं कि देखो, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गंभीर सिचुएशन में था, जहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। फिर बाद में यहाँ पर लियो का कॉल आ जाता है, और लियो साथ साथ उसके रूम तक भी आ जाता है। बाद में यहाँ पर जेनी उसे सारी बातें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। एंड लियो एज अ गुड जेंटलमैन उसकी सारी बातों पर ट्रस्ट भी करने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी और तो लियो एक इवेंट में होते हैं। जेनी यहाँ पर उसके अंकल से मिलती भी है, तो उसे यहाँ पर लियो से मिलने के लिए उसे ग्रैंड आ जाते हैं। एंड यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि लियो यहाँ पर जेनी का साथ छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर लियो ने अपोज करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर जेनी के खुद के मामले आ जाते हैं, जो आते यहाँ पर उसके साथ तमाचा खड़ा शुरू करने लग जाते हैं। जेनी को लग रहा होता है कि अभी भी नहीं लगता है कि जेनी वो बचपन वाली लड़की है, जो कि यहाँ पर उन्हें कुछ बोलने नहीं वाली।
लेकिन यहाँ पर जेनी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से जाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं जो कि लियो को कहते कि देखो अभी मौका है, तुम मेरे साथ चलो, वरना यहाँ पर जेनी अपने मॉम डैड के हाथों पीटी जाएगी। लियो कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला, जेनी को मैं प्रोटेक्ट करने के लिए ही काफ़ी हूँ। एनएसएस को कॉल कर वो वहाँ पर गार्ड्स को भिजवा देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी और लियो मिलते हैं, जहाँ पर लियो जेनी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे ग्रैंडपा से ये सब उम्मीद नहीं थी कि वो इतने एक्सटेंड तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। जेनी कहती है कोई बात नहीं, तुम इतने एफर्ट्स लगा रहे हो वही मेरे लिए बहुत है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो जेनी को एक सरप्राइज देने के लिए जाता है जो कि एक बहुत बड़ी सी ज़मीन होती है। एंड लियो कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बिल्ड करने वाला हूँ और ये बिल्डिंग तुम्हारे नाम पर ही होने वाली है। जिससे सुनकर जेनी खुश भी होती है, नाराज़ भी। कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लियो कहता है कि देखो ये चैरिटी नहीं है, ये मेरा लव कन्फेस करने का बस एक तरीका है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं जहाँ पर लियो उसकी स्पेशल बर्थडे पार्टी के बारे में उसे बताने लगता है। जेनी कहते कि देखो मुझे कोई हाई फाई पार्टी नहीं चाहिए, मुझे बस वहाँ पर तुम और मेरे क्लोज फ्रेंड्स चाहिए। एंड लियो ठीक वैसे ही करता है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत प्रीशियस सा केक भी लेकर आता है। एंड यहाँ पर जेनी अपने मन के अंदर अपने विश को मांगती है जो कि यहाँ पर लियो के साथ में फॉरएवर रहने का होता है। एंड इस ओकेशन पर सही मौका देखते लियो उसे रिंग के साथ में प्रपोज कर देता है। जेनी उसे हाँ कहती है, लेकिन वो जैसे यहाँ पर उसे रिंग पहनाने जाता है, जेनी को एक ड्रोन टक्कर देने वाला था, पर लियो बीच में आ जाता है जहाँ पर वो ड्रोन लियो को लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर डॉक्टर बताने लग जाते हैं कि टेंशन से ज़रूरत नहीं है, लियो अब खतरे के बाहर है। फिर बाद में यहाँ पर लियो जाग जाता है जिससे ये पता करने की बहुत घाई होती है कि आखिर वो ड्रोन वहाँ पर किससे मंगाई थी। जेनी कहती है कि देखो फिलहाल तुम आराम करो, जैसे ठीक हो जाओगे उसके बाद ये सब करना। एंड यहाँ पर लियो को उसकी बातों को मानना ही पड़ता है। एंड बाद में यहाँ पर लियो समझ जाता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे सभी के सामने जेनी को ऑफिशियली अनाउंस करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर जेनी भी बहुत प्राउड होती है और यहाँ पर वो पब्लिकली अपने और लियो के जो रिलेशन को है वो अनाउंस कर देती है। इतने में यहाँ पर शीन आ जाते चिल्लाते हुए, लेकिन यहाँ पर जेनी को शीन के चिल्लाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लियो यहाँ पर उसके साथ होता है और अब उन दोनों की फीलिंग्स को लेके वो दोनों कंफर्म हो चुके हैं और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी जा चुकी है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग अपने कैबिन में आते हैं, वहाँ पर उसके अंकल को देखते हैं और यहाँ पर उसके अंकल उनके लिए बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक खुशी जेलसी वाली होती है क्योंकि यहाँ पर वो उसके साथ में एक जंग छिड़ने के लिए आए थे कि जो ईस्टर्न वाली कंपनी है वो तो अंकल की होकर रहेगी। लेकिन यहाँ पर कहते कि ठीक है, जो आपसे बन पाता है वो आप करिए। नेक्स्ट यहाँ पर मीटिंग भी होती है जहाँ पर इस मीटिंग को सभी के सभी लियो के साइड ही होते हैं और यहाँ पर अंकल का साइड कोई नहीं दे पाता। अंकल कहते कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसे अंकल प्राइवेटली उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं जेनी को, और तो यहाँ पर जेनी को पुलिस लेकर जा चुकी होती है। फिर यहाँ पर अंकल लियो को वार्निंग देने लगते हैं कि देखो तुम्हारे हाथों में जेनी की लाइफ बची है, शेयर्स मेरे नाम पर कर दो एंड सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एंड लियो कहता है कोई बात नहीं, शेयर्स का रियल होनर ही यहाँ पर साइन करेगा। एंड इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा के सामने अपने इस बेटे का जितना भी रियल फेस होता है वो सामने आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे बड़ी डांट लगाते हैं, साथ साथ वो उसे हर एक कंपनी की ओनरशिप से निकाल भी देते हैं। फिर वहाँ में यहाँ पर जेनी और लियो मिलते हैं जहाँ पर लियो से उस अंकल के सिचुएशन के बारे में बता देता है। जेनी कहते कि तुम्हें नहीं लगता अगर वैसे बाहर खुले में घूमेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लियो कहते तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी वो अंदर होने वाले हैं एंड यहाँ पर हम ग्रैंडपा से मिलने भी जाने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं अंकल को, जहाँ पर लोग आ जाते हैं, यानी कि पुलिस आ जाती है अंकल को गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो और उसके असिस्टेंट भी मौजूद थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी और लियो मिलते, जहाँ पर टाइम आ जाता है ग्रैंडपा से मिलने का और यहाँ पर जेनी कुछ ज़्यादा नर्वस होती है। लियो कहता है कि देखो मैं ग्रैंडपा का दिल ऑलरेडी जीत चुका हूँ तो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा के पास चले जाते सारी चीज़ें कन्फेस करने के लिए। ग्रैंडपा सबसे पहले तो यहाँ पर माफ़ी मांगते अपनी इस नादानियत के लिए, कहते हैं कि देखो अब से लाइफ तुम्हारी है और तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और यहाँ पर उन्हें इजाज़त मिल जाती है शादी करने की और यहाँ पर वो लोग सबसे पहले टेंपल जाते हैं एंड टेंपल के बाद लियो उसे सिर्फ वही जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने जेनी को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। और यहाँ पर वो 10 साल पहले वाली बात निकालता है जब जेनी को यहाँ पर उसने स्कूल में देखा था और ऐसा करके वो हर एक चीज़ और वो हर एक बात जेनी के बारे में याद दिलाता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। और यहाँ पर जेनी भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते साथ साथ हग भी करते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।